तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादिच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस कक्षा में। और गाइज आज हम बात करने वाले हैं, कल हम लोगों ने स्टोरी स्टार्ट कर ली थी द एडवेंचर। उसके अंदर हम लोग देख रहे थे कि प्रोफेसर गायतोंडे जो है उनका एक एक्सीडेंट हो गया है और वो कोमा में है, और कोमा में ही वे दूसरे एक संसार में चले गए हैं और वहाँ पर वो अलग तरह के भारत का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और कल जब हमने देखा था तो हमने भी उसकी थोड़ी सी झांकियाँ या आप कह सकते हो झलक जो है यहाँ पर चैप्टर में हम लोगों ने देख ली थी कि किस तरीके से वो दूसरी चीज़ों की कल्पना कर रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट में कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे वो एक खान साहब के साथ बैठे हैं और खान साहब से वो बातें कर रहे हैं। यस, द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली, यानी कि फैक्चुअली का मतलब है कि तथ्यात्मक रूप से, यानी कि सत्य होने के रूप में जो जवाब था वह बिल्कुल सही था। करेक्ट, बिल्कुल सही था। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर, यानी कि ये वाला जो बॉम्बे है, कौन सा वाला, ये दूसरे संसार वाला जो बॉम्बे है, यहां गंगाधर पंत पहले कभी नहीं आए थे। ही वेंचर्ड, उन्होंने साहस किया, अ क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछने का। एंड खान साहिब, हाउ विल यू गो टू पेशावर, कि आप पेशावर कैसे जाएंगे। दिस ट्रेन गोज टू विक्टोरिया टर्मिनस, सबसे पहली बात तो ये जो ट्रेन है ये विक्टोरिया टर्मिनस जाती है। आई विल टेक द फ्रंटियर मेल, और वहां से एक दूसरी रेलगाड़ी जिसका नाम है फ्रंटियर मेल मैं लूंगा टुनाइट, जो आज रात को निकलेगी आउट ऑफ सेंट्रल, यानी कि मुंबई सेंट्रल से चलेगी वो ट्रेन। हाउ फार डज इट गो, और वह कहां तक जाएगी। बाय वॉट रूट, और कौन से रास्ते से, रूट का मतलब होता है कौन से रास्ते से होते हुए जाएगी। बॉम्बे टू दिल्ली, तो फिर वहां पे खान साहब बताते हैं कि जिस ट्रेन की मैं बात कर रहा हूं फ्रंटियर मेल, वो बॉम्बे से दिल्ली तक जाएगी। देन टू लाहौर, उसके बाद लाहौर जाएगी। एंड देन पेशावर, और उसके बाद पेशावर। अ लॉन्ग जर्नी, मेरी बहुत ही एक लंबी यात्रा होने वाली है पूना से पेशावर की। आई विल रीच पेशावर डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो किसको कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं परसों, कल के बाद वाला दिन, यानी कि मैं पेशावर परसों पहुंचूंगा, यानी कि आज मैं यहां से निकलूंगा तो परसों पेशावर पहुंचूंगा। देयर आफ्टर, उसके बाद खान साहिब स्पोक अ लॉट अबाउट हिज बिजनेस, खान साहब जो है बहुत ज्यादा बात करते हैं, अपने व्यापार के बारे में बताते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, क्या बिजनेस करता हूं, कैसे करता हूं, कहां करता हूं, सारी बातें होती है। एंड गंगाधर पंत वॉज अ विलिंग लिसनर फॉर, और गंगाधर पंत जो है वो एक विलिंग लिसनर थे। एक तो होता है देखो हम बात कर रहे हैं, सामने वाला सुनना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी हम बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था। यहां पर गंगाधर पंत जो है वे उनकी बातों को सुन भी रहे हैं और सुनना भी चाह रहे हैं। विलिंग लिसनर का मतलब होता है जो चाहकर किसी की बात को सुने। फॉर इन दैट वे, इस तरह से, ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ इन दिस इंडिया। अब बार बार दिस इंडिया, दिस बॉम्बे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वास्तविक इंडिया या वास्तविक बॉम्बे से अलग है। तो यहां पर गंगाधर पंत बताते हैं कि भैया वो कैसे उनकी बात सुन रहे थे जिससे उन्हें कुछ फ्लेवर, कुछ स्वाद की जानकारी मिली जीवन की, जो इस भारत में लोग रहते हैं, जीते हैं। दैट वॉज सो डिफरेंट, और ये जो भारत है, भारत का जो रंग है या फिर भारत का जो स्वाद है, जानकारी है, वो बहुत ही अलग है। द ट्रेन नाउ पास्ड थ्रू द सब अर्बन रेल ट्रैफिक, ट्रेन जो है अब गुजरती है कहां से होकर के, सब अर्बन यानी कि उपनगरीय भी आप इसे बोल सकते हो, नगर के बाहरी क्षेत्र से, जहां पर रेल का काफी ट्रैफिक है, रेल का आना जाना काफी है। द ब्लू कैरियेजेस कैरिड द लेटर्स GBMR ऑन दिस साइड, तो ब्लू कलर के जो डब्बे हैं, ट्रेन के डब्बे जो हैं, उनमें लेटर्स, GBMR और दूसरी तरफ की चीजें हैं। और दूसरी तरफ क्या दिखाई देता है, तो ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, एक्सप्लेन्ड खान साहब, खान साहब ने समझाते हुए बताया कि एक तरफ ये नीले रंग के डब्बे हैं और दूसरी तरफ ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे है। सी द टाइनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरियज, देखो कि हर एक जो ट्रेन का डब्बा है उस पर यूनियन जैक। अब यूनियन जैक क्या है, जैसे हमारे झंडे का नाम तिरंगा है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका नाम है तिरंगा, जिसे इंग्लिश में ट्राई कलर भी कहा जाता है, 3 रंग वाला तिरंगा। वैसे ही ब्रिटेन का, यानी कि यूके का, यूनाइटेड किंगडम का जो झंडा है, यूनाइटेड किंगडम के उस झंडे का नाम है यूनियन जैक। तो वहां पर देखो कि छोटे छोटे यूनियन जैक, यानी कि यूके का जो झंडा है वह पेंट किया गया है, उसे रंगा गया है हर डब्बे पर।
अ जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी। एक सज्जनता पूर्वक आपको याद दिलाने का, रिमाइंडर मतलब ऐसी चीज जो आपको बार बार याद दिलाए कि हम अभी भी ब्रिटिश टेरिटरी में हैं, यानी कि ब्रिटेन के इलाके में हम अभी भी हैं। यह बताने के लिए हर एक डब्बे पर यूनियन जैक का छोटा सा झंडा पेंट किया गया है। ठीक है। The train began to slow down beyond Dadar and stopped only at its destination. ट्रेन जो है अब आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है, यानी कि उसकी गति कम हो रही है। कब? जब वह दादर से आगे निकलती है और स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन, और केवल दादर से निकलने के बाद अपना जो मुख्य गंतव्य का स्थान है, यानी कि ट्रेन जहां जा रही थी केवल वहीं जाकर रुकती है, जिस जगह का नाम है विक्टोरिया टर्मिनस। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन। ये जो रेलवे स्टेशन है, मतलब रिमार्केबली का मतलब है बहुत ही ध्यान से आप इसको देख सकते हो, या आप अगर कोई अलग सी चीज देखते हो तो आप उसको कहते हो दैट वाज द रिमार्केबल दृश्य, रिमार्केबल सीन, यानी ऐसा दृश्य जो याद रह जाए आपको। तो ये जो जब वो ट्रेन से विक्टोरिया टर्मिनस पे उतरते हैं तो वो कहते हैं कि आप इतनी साफ सफाई देखते हो कि आपको याद रह जाए वो कि यार कितना साफ था, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज, और जो स्टाफ था वो उसमें ज्यादातर लोग या तो एंग्लो इंडियन थे या पारसी लोग थे, अलॉन्ग विद अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, और उन्हीं के साथ हैंडफुल, हैंडफुल कहता है मुट्ठी भर, मतलब थोड़े से, मुट्ठी भर आप कह सकते हो, थोड़े से कह सकते हो, हैंडफुल का मतलब वैसे होता है मुट्ठी भर, तो मुट्ठी भर या थोड़े से ब्रिटिश ऑफिसर्स भी वहां पर थे, यानी ब्रिटेन के ऑफिसर थे। एज ही इमर्ज्ड फ्रॉम द स्टेशन, और जैसे ही यहां पर गंगाधर पंत जो है वो जैसे ही बाहर निकलते हैं उस रेलवे स्टेशन से जिसका नाम है विक्टोरिया टर्मिनस से, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एंड इम्पोजिंग बिल्डिंग, यानी कि जैसे ही वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकले उन्होंने देखा कि एक बहुत ही शानदार प्रभावशाली बिल्डिंग उनके सामने खड़ी है, और वो बिल्डिंग किसकी थी? द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड its identity to those who did not know this Bombay landmark, और उस पर लिखे हुए जो लेटर्स थे, उस पर लिखे हुए जो वर्ण थे, अक्षर थे, वे प्रोक्लेम कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे इसकी पहचान को उन लोगों के लिए जो इस बॉम्बे को, यानी ये जो कल्पनाओं वाला बॉम्बे है, जो कल्पना में दूसरे संसार का जो बॉम्बे है, उस बॉम्बे को नहीं जानते, वो भी आराम से इस बिल्डिंग को पहचान सके। इस पर लिखा हुआ था ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि ये ईस्ट इंडिया हाउस है, हाउस का हेडक्वार्टर्स है, और कहां पर है? किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी का है। प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक्स, और यहां पर गंगाधर पंत जो है उनको पहले ही इतने शौक मिल रहे थे, पहले ही इतना मतलब आश्चर्य या चौंकाने वाली चीजें दिख रही थी, तो वो पहले से ही झटके के लिए, इस आश्चर्य के लिए तैयार थे कि भैया ये आश्चर्यजनक शहर है बॉम्बे, यहाँ पर कुछ भी आश्चर्यजनक देखने को मिल सकता है। तो वर्तमान के भारत में हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो कब की गई, भारत से खत्म हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का मामला, तो उसके बाद तो ब्रिटिश रूल आ गया था। लेकिन जैसे ही वो इस दूसरे वाले उसमें देखते हैं, दूसरे वाले बॉम्बे में, यानी उनकी कल्पना वाले बॉम्बे में देखते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर अभी भी उनके सामने दिखाई दे रहा है, तो उस सदमे के लिए वो तैयार थे। प्रोफेसर गायतोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, प्रोफेसर गायतोंडे जो है उन्होंने इसका अनुमान नहीं लगाया था, उन्हें अनुमानित नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वाउंड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857, यानी कि वास्तविक भारत में, जिस भारत में हम रहते हैं, जिस भारत को हम जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने वाउंड अप कर लिया था, काम करना खत्म कर लिया था। शॉर्टली आफ्टर मतलब बहुत ही कम समय के बाद, जब इवेंट्स, घटनाएं हुई थी। कौन सी घटनाएं हुई थी? 1857 की जो क्रांति है, जिसे कई बार सैनिक विद्रोह भी कह दिया जाता है, सिपाही विद्रोह भी कह दिया जाता है, जिसमें मंगल पांडे जी, तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और ये सब लोगों के टाइम वाला जो था ना, क्रांति के लिए जो क्रांति इन लोगों ने की थी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, वो 1857 की क्रांति है। ठीक है, तो ये जितने भी नाम है ना जो मैंने अभी लिए, ये सारे 1857 की क्रांति से जुड़े हुए
क्रांतिकारी हैं, है ना, तो उनके लिए है। तो 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने भारत में काम करना बंद कर दिया था, एटलीस्ट अंततः, मतलब कम से कम, दैट इज व्हाट हिस्ट्री बुक सेड, कम से कम इतना ही है जो हिस्ट्री की किताबें बताती है। यट फिर भी हियर इट वाज, यानी कि दूसरे संसार में तो हिस्ट्री की किताबें बताती है कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 की क्रांति के बाद में भारत में अपना व्यापार बंद कर दिया था। लेकिन ये दूसरा जो कल्पनाओं वाला बॉम्बे है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी है। हियर इट वॉज नॉट ओनली अलाइव, ना केवल जीवित है, बट फ्लोरिशिंग, बल्कि तरक्की भी कर रही है। फ्लोरिशिंग का मतलब होता है फलना फूलना, बल्कि फल फूल भी रही है। सो हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न। तो इसका मतलब यह है कि 1857 के आसपास कुछ तो ऐसा हुआ है, उससे पहले या बाद में, कि हिस्ट्री ने एक दूसरा मोड़ ले लिया है। परहैप्स बिफोर 1857, शायद 1857 से पहले ही। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपेंड, तो कब और कैसे ये हुआ, ही हैड टू फाइंड आउट। तो यहां पर प्रोफेसर गायतोंडे सोचते हैं कि मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिस संसार से मैं आया हूं, संसार में तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका मामला खत्म हो गया था। लेकिन इस संसार में, इतिहास में ऐसा क्या हुआ, इतिहास की कौन सी घटना है जिसने एक मोड़ लिया, और उस मोड़ का परिणाम यह निकल रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी मैं जिस भारत को जानता हूं, उस भारत में 1857 के आसपास चली गई थी, वो कंपनी आज भी इस वाले इंडिया में न केवल उपस्थित है, बल्कि फल फूल भी रही है। एज ही वॉक्ड अलोंग हॉर्नबाय रोड, जैसे वो हॉर्नबाय रोड के पास से गुजरते हैं, एज इट वॉज कॉल्ड, जैसा कि उसे कहा जाता था या पुकारा जाता था, ही फाउंड अ डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स, तो उन्होंने अलग अलग तरह की दुकानें देखी, एंड ऑफिस बिल्डिंग्स, और ऑफिस की अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स देखी। देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग। हैंडलूम हाउस बिल्डिंग किसको कहा जाता है, जहां पर आप कहते हो ना हस्तकल्प, क्या बोलते हो, एक वर्ड था, हाथों से अपन जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, हाउस बिल्डिंग। इंस्टेड उसके बजाय देयर वर बूट्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर। तो जहां पर वास्तविक भारत में हैंडलूम की दुकानें थी, उस काल्पनिक या दूसरे वाले भारत में बूट्स, ऊंचे वाले जूतों की दुकानें, और वुलवर्थ डिपार्टमेंट थे, यानी ऊन से बने हुए कपड़ों के डिपार्टमेंटल स्टोर बने हुए थे, दुकानें बनी हुई थी। इंपोजिंग ऑफिसेस ऑफ लेयॉर्ड्स, बार्कलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स, और वहां पर लेयॉर्ड्स और बार्कलेज, ये जो ब्रिटिश यूके के जो बैंक हैं, वो बैंक यहां पर, उन बैंकों की शाखाएं यहां पर देखने को मिल रही थी। एज इन अ टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ अ टाउन इन इंग्लैंड, यानी कि बॉम्बे ऐसा दिख रहा था जैसे विशिष्ट रूप से हाई स्ट्रीट टाउन्स जो होते हैं यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में या इंग्लैंड के अंदर जैसी दुकानें होती है, जैसे हाई स्ट्रीट्स होती हैं, वैसी ही दुकानें, वैसी ही स्ट्रीट, वैसा ही पूरा आर्किटेक्चर उस बॉम्बे का दिखाई दे रहा था। He turned right along Home Street and entered Forbes Building. उसके बाद यहां पर प्रोफेसर गायतोंडे जो है वो राइट हैंड साइड में जाते हैं होम्स स्ट्रीट की ओर, और एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं फोर्ब्स बिल्डिंग के अंदर। आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायतोंडे प्लीज। अब ये जो मिस्टर विनय गायतोंडे हैं, ये प्रोफेसर गायतोंडे का बेटा है। तो वहां जाकर के वह सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट, यानी कार्यालय में जो स्वागतकर्ता कक्ष में जो महिला बैठी होती है या पुरुष बैठा होता है, रिसेप्शनिस्ट जिसको कहा जाता है, उसको जाके कहते हैं मैं मिस्टर विनय गायतोंडे से मिलना चाहता हूं। पूना से ये बॉम्बे आए हैं, बॉम्बे के अंदर फोर्ब्स बिल्डिंग में इनका बेटा काम करता है जिसका नाम है मिस्टर विनय गायतोंडे, ठीक है। तो वह जाकर के जो स्वागतकर्ता कक्ष में महिला बैठी होती है उससे कहते हैं, शी सर्च थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, वह पूरी टेलीफोन लिस्ट को ऊपर से नीचे तक देखती है, उसमें ढूंढती है। द स्टाफ लिस्ट, पूरे स्टाफ लिस्ट में देखती है। देन थ्रू द डायरेक्टरी, फिर जो विवरण पत्रिका होती है, डायरेक्टरी जिसके अंदर सबके फोन नंबर होते हैं, ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों की पत्रिका को देखती है, ऑफ ऑल द ब्रांचेस, सभी ब्रांचेस की, यानी कि उनकी कंपनी की जितनी भी शाखाएं हैं उन सभी शाखाओं की ब्रांचेस में, उन शाखाओं में भी देखती है। ऑफ द फर्म, फर्म का मतलब होता है कंपनी। शी शोक हर हेड,
और वो ना में अपना सर हिलाती है, सैड कहती है, आई एम अफ्रेड आई कांट फाइंड एनी वन ऑफ दैट नेम आइदर हियर और एनी ऑफ आवर ब्रांचेस। मुझे डर के साथ आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं ऐसा कोई नाम नहीं ढूंढ पा रही हूं, ना इस कंपनी में, ना इस कंपनी की अन्य किसी शाखा में। आर यू श्योर ही वर्क्स हियर? क्या आप सुनिश्चित हैं कि वह यही काम करता है? क्या आप श्योर हैं? क्या आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वह हमारी कंपनी में यही काम करते हैं? आर यू श्योर और नॉट अबाउट दिस? आप इस चीज को लेकर निश्चित सुनिश्चित है कि नहीं है? दिस वॉज अ ब्लो, और ये उनके लिए एक झटका था। नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड, लेकिन ऐसा भी झटका नहीं था जिसकी प्रोफेसर गायतोंडे को पहले से आशा नहीं थी। इफ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, व्हाट गारंटी हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव? जब वो खुद ही इस संसार में मर चुके हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि उनका बच्चा है, उनका बेटा जीवित होगा? इंडीड, निश्चित तौर पर, ही मे नॉट इवन हैव बीन बोर्न, या ये भी हो सकता है कि उनका इस संसार में, ये जो काल्पनिक संसार में वो आए हैं, इस संसार में हो सकता है कभी उनका बेटा पैदा ही ना हुआ हो। भाई मैं इस संसार, मैंने कल भी समझाया था, मैं इस संसार में हूँ, इस संसार में मैं एक इंग्लिश फैकल्टी हूँ, इस इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अब मैं अचानक से दूसरे संसार में चला जाऊँ, वहां जाकर के अपने माता पिता को ढूंढूं, बीवी बच्चों को ढूंढूं, और पता पड़े कि उस संसार में तो मैं पैदा ही नहीं हुआ अभी तक तो या कभी पैदा हुआ ही नहीं इतिहास में भी, तो क्या पता कि भाई जब मैं ही इस मतलब उस वाले संसार में जब मैं ही मर चुका हूं, क्या गारंटी है मेरा बेटा जिंदा होगा? और हो सकता है कभी मेरा बेटा यहाँ पैदा हुआ ही ना हो, ये भी तो हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो वहां पर वह अपने ही तर्क पर वितर्क देता है कि भाई मैं यहाँ ढूंढने तो आ गया अपने बेटे को, लेकिन क्या गारंटी है कि मैं जिंदा हूँ इस संसार में, मर गया हूँ, मेरा बेटा जिंदा है, मर गया है, कि वो मेरा बेटा कभी पैदा भी हुआ कि नहीं हुआ, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। He thanked the girl politely, वह विनम्रता पूर्वक उस लड़की का धन्यवाद देते हैं, एंड केम आउट, और उस फॉर्ब्स की बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे, और ये उनकी एक विशेषता थी, चारित्रिक विशेषता। कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं? ये उनके चरित्र में, उनके नेचर में एक विशेषता थी कि वो कभी इस बारे में चिंता नहीं करते थे कि उन्हें ठहरना कहाँ है, ठहरना या रहना कहाँ है, वो कभी इस बारे में ज्यादा सोचते नहीं थे। His main concern was to make his way to the library of the Asiatic Society to solve the riddle of history. उनका मुख्य जो चिंता का विषय था, मुख्य जो विचार था वो ये था कि उन्हें अपना रास्ता ढूंढना था, उन्हें पहुंचना था उस लाइब्रेरी में जो थी द एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी, ताकि वो इस पहेली को सुलझा सके, जो इतिहास की पहेली उनके सामने है कि भैया इतिहास की कौन सी घटना अलग तरह से हुई जिसकी वजह से, इतिहास के बदलने की वजह से वर्तमान भी बदल गया, तो वो कौन सी घटना थी वो जानना चाहते थे। ग्रैबिंग अ क्विक लंच, जल्दी से वो लंच ले लेते हैं, अपना दोपहर का भोजन करते हैं एट अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट के अंदर। ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल, और फिर वह अपने रास्ते पर निकल जाते हैं टाउन हॉल की तरफ जाने के लिए। ठीक है, यहां पर हमारी कहानी का एक भाग थोड़ा सा समाप्त होता है। इस कहानी का अगला भाग हम देखते हैं। यस, टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वॉज देयर। हाँ, ये देख करके उन्हें बहुत रिलीफ महसूस हुआ, बहुत राहत मिली कि टाउन हॉल जिसके अंदर वो लाइब्रेरी थी वो अभी भी वहीं था। एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, और निश्चित तौर पर ये जो टाउन हॉल है, इस टाउन हॉल में लाइब्रेरी को भी स्थान दिया गया था। ही एंटर्ड द रीडिंग रूम, वे रीडिंग रूम में जाते हैं, एंड आस्क्ड फॉर अ लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन, और वहां जाकर के कहते हैं कि भैया मुझे हिस्ट्री की किताबों की एक लिस्ट चाहिए, जिसमें वो अपनी किताब की लिस्ट भी मांगते हैं कि भाई मेरे द्वारा लिखी गई किताबों की सूची कहाँ है। हिज 5 वॉल्यूम्स ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज टेबल, और उनकी खुद की लिखी हुई जो किताबें थी, वे किताबें जो 5 भागों में लिखी गई थी, 5 भागों में लिखी गई उनकी खुद की इतिहास की किताब उनके सामने आई। ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, और उन्होंने शुरुआत से किताब को पढ़ना शुरू किया। वॉल्यूम 1 यानी कि जो 5 खंड में या 5 भाग में जो किताब थी उसके पहले भाग को वो पढ़ते हैं। टुक द हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका, पहले भाग में
सम्राट अशोक के कार्यकाल तक या सम्राट अशोक का जो काल था, समय था, उससे उतना तक इतिहास था। वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्त, और वॉल्यूम 2 के अंदर समुद्रगुप्त तक का इतिहास था। वॉल्यूम 3 टू मोहम्मद गौरी, और वॉल्यूम 3 के अंदर मोहम्मद गौरी के समय तक का इतिहास था। वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब, और वॉल्यूम 4 के अंदर औरंगजेब की जो मृत्यु होती है वहां तक का इतिहास था। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू इट, यानी कि उसने अशोका के काल से पहले के काल से लेकर के पूरी हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। जब तक औरंगजेब की मृत्यु होती है तब तक का इतिहास बिल्कुल वैसा ही है जैसा इतिहास वह अपने संसार में जानता है। इस संसार का या ये दूसरा जो संसार है, इसके भारत का इतिहास भी बिल्कुल वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं है। द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम, यानी कि 5 भागों की जो किताब थी उसमें 5वां जो भाग था, 5th वॉल्यूम, 5वां खंड कह सकते हो, उस 5वें खंड में ही परिवर्तन हुए थे, ये साफ तौर पर दिख रहा था। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड इनवर्ड्स, गंगाधर पंत फाइनली कॉन्वर्ज्ड ऑन द प्रिसाइज मूवमेंट। अब वो क्या हुआ, 5वें भाग को उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया ना, हम लोग कैसे पढ़ते हैं, जैसे 100 पेज की किताब है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे ही तो पढ़ते हैं किताब। वो ऐसे नहीं पढ़ रहे थे, वो 1 पेज पढ़ते, 2-3 पेज पढ़ते आगे से, फिर पीछे से पढ़ते 2-3 पेज उल्टे, फिर 2-3 पेज आगे से पढ़ते, फिर उल्टे पीछे से पढ़ते, फिर 2-3 पेज आगे से पढ़ते, फिर पीछे से पढ़ते, यानी दोनों तरफ से अंदर की ओर वो किताब को पढ़ रहे थे। और पढ़ते पढ़ते वो प्रिसाइजली, निश्चित तौर पर उस क्षण पर आ पहुंचे जिस क्षण से इतिहास बदल गया था। वेयर हिस्ट्री हैड टेकन डिफरेंट टर्न, जहां पर इतिहास ने एक अन्य, एक दूसरा मोड़ ले लिया था। द पेज इन द बुक डिस्क्राइब्ड, तो जो पेज था, जो पृष्ठ था उस किताब में, वह व्याख्या कर रहा था द बैटल ऑफ पानीपत। किसके बारे में व्याख्या कर रहा था? बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के युद्ध के बारे में यहां पर हमें चर्चा होती हुई दिखाई देती है। पहले एक बार बता दीजिए, यहां तक का क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ? जैसे ही कल हमने देखा कि खान साहब से बात चल रही थी, खान साहब से बात करते करते बहुत सारी जानकारी वो आधुनिक, यानी ये जो अलग किस्म का जो भारत है उसके बारे में वो काफ़ी जानकारी प्राप्त करते हैं खान साहब से। खान साहब उन्हें और भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। फिर वो दादर आते हैं, दादर से मुंबई आते हैं, मुंबई के अंदर विक्टोरिया टर्मिनस में आते हैं। विक्टोरिया टर्मिनस में उन्हें सब कुछ साफ सुथरा दिखाई देता है। जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं, सामने सामने एक बिल्डिंग खड़ी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बिल्डिंग है, हेडक्वार्टर से। अब उन्हें लगता है कि यार जिस संसार में मैं रहता हूँ उस संसार में तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के बाद भाग गई थी। इस संसार में ना केवल अभी तक उपस्थित है बल्कि फल फूल भी रही है। भारत में जिस तरह की दुकानें होती है, जिस तरह की सड़कें होती है, जिस तरह की सड़कों का नाम होता है, उस दूसरे बॉम्बे के अंदर, यानी वो जो काल्पनिक बॉम्बे है, उसमें सड़कें भी अलग है, दुकानें भी अलग है, बैंक भी भारत वाले नहीं है, सारे विदेश वाले बैंक है। देखते देखते वो फोर्ब्स की बिल्डिंग में चले जाते हैं। फोर्ब्स की बिल्डिंग में जाने के बाद वो अपने बेटे के लिए पूछते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा है ही नहीं। फिर उनको कंफ्यूजन होता है, क्या पता बेटा पैदा भी हुआ इस संसार में या नहीं हुआ, पता नहीं, भगवान जाने। उसके बाद में वो फटाफट से लंच लेते हैं और उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही था, इतिहास की कौन सी घटना अलग तरह से घटित हुई जिसकी वजह से वर्तमान बदल गया। और उसे जानने के लिए वो टाउन हॉल जाना चाहते थे, क्योंकि टाउन हॉल में लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में उनके सवालों के जवाब इतिहास की किताबों में ही मिल सकते हैं। वो अपना रास्ता बनाते हुए टाउन हॉल तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो किताब, अपनी ही लिखी हुई किताबों को मंगाते हैं। उनकी किताबें 5 खंड में लिखी हुई थी। शुरुआत के 4 खंड में वो देखते हैं इतिहास बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने अपने वाले संसार में पढ़ा। ये तो दूसरा संसार है, लेकिन एक घटना ऐसी थी जो उन्हें 5वें खंड में पता चलता है। उस किताब को वो इनवर्डली, दोनों तरफ से इनवर्डली पढ़ते हैं अंदर की ओर, और उन्हें पता चलता है कि एक घटना जो है उसका परिणाम कुछ अलग निकला जिसकी वजह से संसार बदल गया। बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का युद्ध जो है वो अलग हुआ। एंड इट मेंशन दैट द मराठास वॉन, और इसमें लिखा गया था कि मराठा जो थे वह पानीपत का युद्ध जीत गए थे। इट हैंडसमली, बहुत ही शानदार तरीके से। अब्दाली, मोहम्मद शाह अब्दाली जो है वॉज राउटेड एंड ही वॉज चेस्ड, उन्हें हरा करके भगा दिया गया
और इन्होंने यानी कि मराठास के अंदर जो मराठा थे उन्होंने इसका पीछा किया बैक टू काबुल, काबुल तक, बाय द ट्रिम्फिट मराठा आर्मी लेड बाय सदाशिवराव भाऊ, यानी कि विजेता मराठा आर्मी के द्वारा काबुल तक उनका पीछा किया। और इस आर्मी का यानी इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, नेता कौन थे, तो वो थे सदाशिवराव भाऊ एंड हिज नेफ्यू, और उनका भतीजा जिसका नाम है द यंग विश्वासराव, युवा या जवान जो विश्वासराव है वे उनके साथ में थे इस युद्ध में। द बुक डिड नॉट गो इनटू द ब्लो बाय ब्लो अकाउंट, यानी कि ये किताब जो है ये उस युद्ध का बहुत ही विस्तृत विवरण नहीं दे रही थी ऑफ द बैटल इटसेल्फ, युद्ध का, रेदर बजाय इसके इट एलिबरेट इन डिटेल इट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया, बल्कि इस किताब में विस्तार से ये बात बताई गई थी डिटेल में कि इसके नतीजे क्या निकले और उसके बाद किस तरीके से पावर स्ट्रगल होने लगा, यानी कि शक्ति के लिए, राजनीतिक शक्ति के लिए कैसे संघर्ष होने लगा, कैसे संघर्ष को तो संघर्ष ही बोलेंगे, स्ट्रगल होने लगा इंडिया में। गंगाधर पंत रेड, वे पढ़ते हैं थ्रू द अकाउंट, उस किताब की कहानी से, एविडली, उत्सुकता पूर्वक, द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकनेबली हिज, और जो किताब लिखने की जो स्टाइल है, लेखन की जो कला है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं हो सकती, क्योंकि बिल्कुल जैसे वो लिखते हैं अपने संसार में वैसे ही इस दूसरे संसार में भी उनके द्वारा लिखी गई किताब में लेखन शैली वैसी ही है। येट फिर भी ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि उन्हीं की स्टाइल में लिखी हुई किताब है लेकिन उन्होंने नहीं लिखी, वो दूसरे संसार के जो गंगाधर पंत है उन्होंने लिखी है, इन्होंने प्रोफेसर गायतोंडे ने नहीं लिखी, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या देखते हैं कि भैया लिखने की शैली वैसी है जैसी मैं लिखता हूँ, लेकिन मैंने आज तक इस बात को कभी नहीं पढ़ा, तो वह पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्सुकता से वहां पर उस किताब को पढ़ने का वे प्रयास करते हैं। द विक्ट्री इन द बैटल वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट मॉरल बूस्टर, जो विक्ट्री, जो विजय हुई थी पानीपत के युद्ध में, वो ना केवल एक महान साहस बढ़ाने वाली घटना थी टू द मराठास, मराठाओं के लिए, बट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड देयर सुपरमर्सी इन द नॉर्दर्न इंडिया, बल्कि उनकी सर्वोच्चता या सर्वश्रेष्ठता को भी स्थापित कर रही थी उत्तरी भारत में। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दीज डेवलपमेंट्स फ्रॉम द साइडलाइंस गॉट द मैसेज एंड टेम्परेली स्लेव्ड इट्स एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम। तो यहां पर क्या हुआ उसके बाद में कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ये सारी घटनाएं दूर से बैठी बैठी शांति से देख रही थी, ये सारे डेवलपमेंट, सारे विकास जो हो रहे थे उन्हें चुपचाप बैठ करके देख रही थी कि हाँ ठीक है भाई, मराठाओं ने हरा दिया अब्दाली को, अब्दाली चला गया, मराठाओं ने अपनी सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया कि भैया पूरे उत्तरी भारत में, भाई दक्षिणी भारत में तो हम सबसे ताकतवर हैं ही, हमसे ज्यादा ताकतवर आर्मी दक्षिणी भारत में तो है ही नहीं, लेकिन उत्तरी भारत जो है उसमें भी हमसे शानदार, हमसे धांसू, हमसे ज्यादा ताकत रखने वाली या जोश जज्बा रखने वाली कोई आर्मी नहीं है। तो साइड लाइन दी, साइड में से बैठे बैठे सब चीज देख रहे थे, गॉट द मैसेज, और उन्हें इस बात का संदेश मिल गया था, एंड टेम्परेली शेवर्ड, और उन्होंने अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया था उनका जो प्लान था, एक्सपेंशनिस्ट मतलब विस्तारवादी जो कार्यक्रम था, यानी कि वे यहाँ पर क्या करने आए थे, तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए थे कि हम लोग साम दाम दंड भेद कैसे भी करके राजा महाराजाओं को यहाँ पे पटा लेंगे और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का विस्तार भारत में करना शुरू करेंगे। लेकिन जब उन्होंने मराठाओं की ताकत को देखा कि मराठाओं ने तो भैया अटक से लेकर कटक तक नाश मचा रखा है, तो उनको लगा कि भैया अपना ये जो प्लान है, अपना जो प्रोग्राम है कि अपने को भारत में पैर पसारने हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को थोड़ा टाल दिया। बोले यार बाद में देखेंगे, अभी ये सदाशिवराव भाऊ और इसका भतीजा इन्होंने नाक में दम कर रखा है पूरे भारत के, अगर इनके सामने जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, फाइल निपटा देंगे दोनों चाचा भतीजा मिलकर के। तो वो टेंशन फ्री होकर के शांति से बैठ जाते हैं। फॉर द पेशवाज, और पेशवाज की अगर बात करें, द इमीडिएट रिजल्ट वॉज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाऊ साहेब एंड विश्वास राव हु इवेंटफुली सक्सीडेड हिज फादर इन 1780 AD। तो पेशवा के लिए इस युद्ध का क्या परिणाम निकला, इमीडिएट रिजल्ट, यानी कि तत्काल जो परिणाम उन्हें देखने को मिला, उनके प्रभाव में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। किसके प्रभाव में,
भाऊ साहेब के और विश्वास राव का जो प्रभाव था भारतवर्ष पे, उस प्रभाव में यानी उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता था। इतना प्रभावशाली उनका दबदबा हो गया किसमें, भारत में, ना केवल दक्षिणी क्षेत्र में बल्कि उत्तरी क्षेत्र में भी। और इवेंटफुली और जैसे जैसे घटनाएं होती चली गई, उन घटनाओं के दौरान विश्वास राव जो है वो अपने पिता के सक्सेसर बने, यानी कि अपने पिता के उत्तराधिकारी बने 1780 एडी में। और राज जो है वो किसे मिला, वो भाऊ साहेब को नहीं मिला बल्कि विश्वास राव को मिला। मतलब चाचा जी तो ठीक है रह गए, लेकिन भतीजा जी जो है वो राजा बन गए। द ट्रबल मेकर, और समस्या पैदा करने वाले कौन थे फिर, दादा साहेब। तो दादा साहेब यहां पर समस्या उत्पन्न करने लगे। वॉज रिलेगेटेड, उन्होंने वो सीमित हो गए टू द बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि तक ही रह गए, यानी उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होते होते समाप्त होने लगा। एंड ही इवन एक्चुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स। और अंत में जब दादा साहेब ने देखा कि अब राजपाट में ज्यादा मेरी चल नहीं रही है, मेरा प्रभाव खत्म हो रहा है, कोई मेरी बात नहीं मान रहा, जब से विश्वास राव राजा बना है तब से विश्वास राव का ही प्रभाव सर्वोच्च प्रभाव बन गया है। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने आप को जो राज्य की राजनीति थी उससे धीरे 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 अपने आप को हटाना, अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया। और अंततः वो पॉलिटिक्स से पूरी तरह क्या हुए, रिटायर हो गए। रिटायर होने का मतलब है सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने राजनैतिक सेवाएं देना बंद कर दिया कि भाई जो पॉलिटिक्स में पहले वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, मीटिंग्स में बताते थे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो ठीक है, वो सारी की सारी चीजें जो है अलग तरीके से होने लगी है ना। टू इट्स डिसमे, उनकी निराशा जो है वो इस चीज से दिखाई देती है। द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर। तो अब क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, उन्होंने जैसे मराठाओं के बढ़ते हुए प्रभाव को देखा, वो शांति से अपनी विस्तारवादी नीति को साइड में रख दिया उन्होंने। अभी कोई विस्तार नहीं करना, विस्तार करने जाएंगे पता पड़ा जितनी जगह पे बैठे हैं उसका भी डब्बा गोल हो गया। लेकिन जैसे ही विश्वास राव पूरी ताकत में आया, पूरे प्रभाव में आया और मराठा साम्राज्य का शासक बना, वैसे ही उन्होंने देखा अब अपने को अगर विस्तार करना है भारत में तो अपने को किसको पटाने का है, अपने को पटाने का है विश्वास राव को। विश्वास राव का हाथ अपने कंधे पर होगा, पूरे भारत में अपने को कोई टच नहीं करने वाला। तो उन्होंने अपने मैच को यानी अपने जैसा ही प्रतिपक्षी देखा, किसे, नए मराठा के रूलर में, यानी मराठा साम्राज्य के नए शासक जो थे उनका नाम है विश्वास राव। ही एंड हिज ब्रदर, वह और उनके भाई जिनका नाम था माधव राव, कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड वेलर, वो कंबाइंड यानी कि जुड़ करके पॉलिटिकल एक्यूमेंट यानी कि राजनीतिक समझदारी और बहादुरी से, एंड सिस्टमैटिकली एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया, और क्रमानुसार तार्किक तरीके से एक सिस्टमैटिक एक यंत्रवत तरीके से धीरे 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 उन्होंने क्या किया, अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव पूरे भारतवर्ष में स्थापित कर लिया। The company was reduced to pockets of influence near Bombay, Calcutta and Madras। और कंपनी का जो प्रभाव था, कंपनी की जो ताकत थी, वो रिड्यूस होकर के यानी कि कम होकर के पॉकेट्स, छोटे छोटे इलाकों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में बाकी रही। उनका प्रभाव कहाँ रहा, केवल बॉम्बे के आसपास, कलकत्ता के आसपास और मद्रास के आसपास। जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी के यूरोपियन राइवल्स जो आए थे। यानी कि जब भारत पर अंग्रेज कब्जा करने आए थे तब अंग्रेज अकेले ही नहीं थे, पुर्तगालियों ने भी प्रयास किया था, रशियंस ने भी प्रयास किया था, और भी दूसरे देश के लोग थे, यूरोपियन जो कंट्रीज थी वहां के लोगों ने प्रयास किया था भारत पर कब्जा करने का, जिसमें पुर्तगाली लोग भी आ जाते हैं और फ्रांसीसी लोग भी आ जाते हैं। फॉर पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक कारणों से, द पेशवास केप्ट द पपेट मुगल रिजाइम अलाइव इन दिल्ली। राजनीतिक कारणों से जो पेशवा थे यानी कि मराठा शासक थे, उन्होंने क्या किया, कठपुतली की तरह मुगल शासन को जीवित रखा दिल्ली के अंदर। यानी कि उन्होंने ये गलती किसी ने नहीं की, मतलब वास्तविक में भी ये गलती नहीं हुई थी। अंग्रेजों का जब प्रभाव बढ़ने लगा तब भी कौन थे यार उस समय दिल्ली पर शासक कौन थे जब अंग्रेजों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा? बहादुर शाह जफर थे शायद, मेरे हिसाब से, आई थिंक सो। देख के बताना ना मुझे, आई एम नॉट श्योर, मेरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सब बहुत गंदी है।
लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ खोजबीन करता रहता हूँ, तो आई होप सो कि मैं सही हूँ, लेकिन मुझे पता है 99% में गलत ही होऊंगा। बहादुर शाह जफर जो है वो आखिरी शासक थे जिनको कठपुतली की तरह बिठाया गया था दिल्ली में शासन करने के लिए। शासन पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेजों का चल रहा था। पेशवा ने भी यही दिमाग लगाया दूसरे संसार में, ये अदर वर्ल्ड की बात हो रही है, कि उन्होंने मुगल साम्राज्य को, मुगल शासन को जीवित रखा दिल्ली में। इन द 9th century दीज डेफैक्टो, यानी कि 19वीं शताब्दी में ये सारी की सारी वास्तविक जो रूलर्स थे फ्रॉम पुणे, यानी कि जितने भी वास्तविक शासक थे वो सारे के सारे शासक कहां से थे? पुणे से थे। वर astute enough to recognize the importance of the technological and age drawing। तो पुणे में बैठे हुए जितने बुद्धिमान शासक थे उन्होंने पहले से ही ये बात समझ ली थी, उनको बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई थी, बहुत जल्दी वो पहचान गए थे कि टेक्नोलॉजिकल एज यानी कि तकनीकी युग जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है। और ये बात मराठाओं को बहुत जल्दी समझ में आ गई। इन यूरोप के अंदर दे सेटअप देयर ओन सेंटर्स फॉर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। और जैसे ही उन मराठाओं को ये बात समझ में आई, उन्होंने क्या किया? उन्होंने धीरे धीरे पूना के आसपास ही जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं, यानी कि प्रयोगशालाएं होती है जो विज्ञान और तकनीकी को समर्पित थी, ऐसे सेंटर्स, ऐसे केंद्रों को स्थापित करना, ऐसे केंद्रों की स्थापना करना इन लोगों ने धीरे धीरे शुरू कर दिया कि भैया हमें अगर बेटा अपने को सही तरीके से मजे लेने हैं, यूरोप के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है एशिया को। हम एशियंस हैं, अपन एशियंस ही तो हैं, या एशियंस नहीं है अपन? है साउथ एशियंस है अपन। वी स्टैंड इन सर्दर्न ऑफ एशिया। एशिया क्या है हमारा? क्या बोलोगे उसे? महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के अंदर ही तो रहते हैं भाई हम लोग, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? तो एशिया को अगर यूरोप के बराबर चलना है तो उन्होंने पहले ही देख लिया कि यूरोप जो है वो विज्ञान और तकनीकी की तरफ बहुत ज्यादा काम कर रहा है। इसीलिए जब तलवारों का युद्ध चल रहा था तो बंदूकों वाले जीत रहे थे। आप जा रहे हो किसी से लड़ने और आप बढ़िया तलवार लेके भाग रहे हो, टक 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 टक, सामने से आए धड़, बंदूक, काम खत्म। जब बंदूक वाले आए कि अब इधर भी बंदूक है उधर भी बंदूक है, तो जिसके पास तोपे हैं वो जीत रहा है, बात खत्म। तुम वहां से भाग के आ रहे हो कि यार कितने दूर है भाई, अभी तो 700-800 मीटर तो है। अपना ये जो तोप है कितना दूर मार सकता है? बोले साहब ये 1200 मीटर मार सकता है। अब मारो इनको, खड़े क्यों हो, उड़ा दो सालों को। तो जो तकनीक में, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगा उसे युद्ध में, बैटल में एडवांटेज मिलेगा। जो युद्ध में नहीं होगा, एडवांस नहीं होगा टेक्नोलॉजिकली और साइंटिफिकली, उसे युद्ध में लाभ नहीं मिलेगा, प्लस उसकी जनहानि ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। ठीक है भैया, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।